सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर है जिसमें हमको जानना है कि लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र क्या होता है, और हम लोगों ने अपने कंट्री में लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही क्यों चूज किया है। पूरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो 6 तरीके की होती है, तो हम लोगों ने केवल केवल डेमोक्रेसी को ही क्यों चूज किया है, क्या डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है या फिर इसकी कुछ कमियां भी हैं, ये हमको जानना है। और इस चैप्टर के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। पहला कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, और ये सेकंड पार्ट जिसमें हम ये समझने की कोशिश करनी है कि क्यों डेमोक्रेसी को ही चूज किया गया। और फर्स्ट पार्ट में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हाँ, डेमोक्रेसी क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं, और डेमोक्रेसी की ब्रॉड मीनिंग क्या है। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9th एंड 10th के ऑल द सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के अपलोडेड वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलने वाले हैं। और आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि हम लोग इस एक सिंगल वीडियो में पूरी के पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं डेमोक्रेसी के डेफिनेशन से, तभी हम जान पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। जब हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को बेसिकली समझेंगे तो आप ये एनसीईआरटी अगर आप खोल के पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही काफी बड़ा डिस्कशन दिया हुआ है क्लास का, जिसमें आपको टीचर के बच्चों का जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सब गिवन है। तो आपको उतना फालतू में न रीड करते हुए डायरेक्टली आपको समझना है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, और वो डिस्कशन भी हमें यही सिखाना चाहता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है। आप उतना घुमा के पढ़े, इससे अच्छा आप सीधे सीधे पढ़ लें कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ government in which the ruler, और जिसे हम लीडर भी कह सकते हैं, लीडर is elected by citizens। सबसे बेसिक डेफिनेशन डेमोक्रेसी का यही है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फॉर्म तो ढेर सारे गवर्नमेंट की होते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो रूलर है या फिर जो लीडर है, जो जनता को लीड कर रहा है, जो जनता के ऊपर राज कर रहा है, रूल कर रहा है, वो जनता के द्वारा चुना गया हो। अब अगर हम बोल रहे हैं कि वो जनता के द्वारा चुना गया हो, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि चुनने के लिए इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन अगर हम करा रहे हैं तो हमको एक लीडर चूज हो करके मिलेगा, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि सबसे बेसिक डेफिनेशन है। अभी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन है कि इलेक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट को चूज करने के लिए, अगर इलेक्शन होना मस्ट है, तो कई कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो खुद को डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए उल्टा सीधा इलेक्शन कराती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाती हैं। लेकिन ऐसी कंट्री जहां पर लीडर को सिटीजन चूज कर रही है, बेसिकली हम उसे डेमोक्रेटिक कह देते हैं। लेकिन आप जब आगे इसके फर्दर फीचर्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जिसमें जो सिटीजन है उसके पास अपना पूरा राइट हो कि वो जिसे भी चाहे उसे चूज कर सके, जिसको वो चाहे उसको वोट दे सके। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन बेसिकली आप समझेंगे जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर है या फिर लीडर है, उसे कौन चूज करता है, जनता चूज करती है, सिटीजन चूज करती है। अब इसके बाद हमको फर्दर ढेर सारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा कोई भी कंट्री गिवन है, उसकी फीचर्स गिवन है, तो वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं। और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए एक ऐसी कंट्री है, इसमें ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो बताइए कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को ओपन करेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे ही सिचुएशंस गिवन है जिसमें आपको ये बताना है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक। तो आपको इसको समझने के लिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना मस्ट है। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमको पता चलता है कि डेमोक्रेसी के पास और भी ढेर सारे फीचर्स हैं। केवल एक ही फीचर नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर जो है
या फिर लीडर जो है वो जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। ये तो बेसिक है, सारी डेमोक्रेसीज में होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि मस्ट होना चाहिए किसी एक कंट्री में, तभी वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी। इन फीचर्स में से आपको मेनली यहाँ पर आपकी बुक में 4 गिवन है, जिसमें से पहला बोलता है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अभी हमने बताया कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो लीडर है वो सिटीजन के द्वारा ही इलेक्टेड होना चाहिए, ये मस्ट है। सारी की सारी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक अपने आप को बताने की कोशिश करती हैं उनमें होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और मेन मुद्दा आ जा रहा है पहले ही फीचर में कि जो लीडर चूज किया गया है मेजर डिसीजन वही लेगा। जो बड़े बड़े मुद्दों पर डिसीजन होते हैं वो डिसीजन वही लेगा जो जनता के द्वारा चूज किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर दो मेंबर हैं, 2 इलेक्टेड मेंबर हैं जिसको आप लोगों ने चूज किया, वो लोग आपको जैसे कि लेट कर लेते हैं एक इलेक्टेड मेंबर है जिसको आपने चूज किया और वो किसी अच्छे पोस्ट पे है। लेट कर लेते हैं कोई पर्सन ए है जिसको आप लोगों ने चूज किया, मतलब ये क्या है, इलेक्टेड है। आप लोगों ने ए को इलेक्ट किया और वो इलेक्टेड मेंबर है, लेकिन जो एक पर्सन बी है वो क्या है, इलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, लेकिन मेजर डिसीजन कौन ले रहा है, बी ले रहा है। अगर ये मेजर डिसीजन ले रहा है, अगर ये मेजर डिसीजन ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें इलेक्टेड मेंबर के पास पावर ही नहीं है कि वो मेजर डिसीजन ले पाए। जब ऐसा होता है तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं होती है। यहाँ पर कंडीशन यही है कि अगर आप जिसको इलेक्ट कर रहे हैं वही लेगा मेजर डिसीजन, किसी के पास पावर है मेजर डिसीजन की। तो ये पहला कंडीशन हो गया, पहला फीचर हो गया। अभी हम इसको बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। उसके बाद सेकंड जो है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। मैंने बताया कि लोगों को अगर किसी भी मेंबर को चूज करना है, किसी भी लीडर को चूज करना है तो उनको वोटिंग करना होगा, इलेक्शन होगा उसके लिए। लेकिन इलेक्शन क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि उसे में घुस बांट के लोगों को इलेक्शन कराया जा रहा है या फिर कुछ मशीन्स में प्रॉब्लम कर दी जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जो सिटीजन इलेक्ट कर रहा है किसी भी लीडर को, उसके पास फुल राइट होना चाहिए कि उसका जिसको मन करे उसी को इलेक्शन करके उसी को वोटिंग दे। प्रेशर में वोटिंग करने का कोई भी उसको प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आके उसको प्रेशर दे कि तुम मुझे ही वोटिंग करो, मुझे ही वोटिंग करो, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन हो गया। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यहाँ पर बताया गया है थर्ड फीचर में डेमोक्रेसी के कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो वहां पे एक आदमी के पास एक वोट होता है, एक आदमी के पास एक वोट होता है और हर एक वोट का एक ही वैल्यू होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक ऐसी कंट्री है जिसमें जो गरीब लोग हैं उनको एक वोट देने का अधिकार है, अमीर लोग जो है वो 4-4 वोट दे सकते हैं, तो वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं। और अगर हम ऐसे कह दें कि जो गरीब लोग हैं उनका भी एक वोट है, अमीर लोग का भी एक वोट है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका जो वोट का वैल्यू है वो कम है और अमीर लोगों की वोट का वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी होगी जब गरीब अमीर कोई किसी बहुत बड़े घर का बेटा हो या बड़े घर का कोई कुछ भी हो, सबका वोट एक हो, सबके वोट का सिंगल वैल्यू हो, तो वो क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा। और चौथा जो बोलता है रूल या फिर फीचर, वो ये है कि रूल ऑफ लॉज एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट। अगर कोई लीडर चूज करके आया तो वो अपनी मनमानी से काम नहीं करेगा, वो रूल्स पर काम करेगा, नियमों पर काम करेगा। जो नियम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो नियम बनाए गए हैं, वो उन्हीं नियमों को पालन करेगा। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी कुछ भी कर दे, उसका मन जो करे वो कुछ भी करे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। जो रूल रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उस पर अगर वर्क हो रहा है और उसके साथ साथ रेस्पेक्ट ऑफ राइट भी होना चाहिए। जैसे कि किसी इंसान को राइट टू वोट मिल गया कि वो आजाद है वोटिंग करने के लिए, वो अच्छे से वोटिंग कर सकता है, लेकिन बाद में क्या किया जा रहा है कि उसके ऊपर कोई आके फोर्स कर रहा है कि तुम मुझे ही वोट करो, मुझे ही वोट करो, तो उसके
राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस्पेक्ट को राइट को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए कि हाँ राइट जिसके पास है वो वैसा कर सकता है, राइट टू फ्रीडम है तो हम लोग फ्रीली रह सकते हैं, कोई राइट पर हमारे प्रेशर नहीं आना चाहिए। जब ये चार चीजें होती है किसी कंट्री में, तो उस कंट्री के गवर्नमेंट को हम लोग बोल देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और मैं आपको बता दूं कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिले कि जिसमें आपको फीचर्स देख के बताने हो कि कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक, तो वहां पर आपको इन्हीं फोर पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है। आप पांचवा भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले बताया कि जो इलेक्टेड मेंबर है वो क्या होना चाहिए, जनता के द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए। ये तो बेसिक है, ये होना ही चाहिए। इसके अलावा ये चार फीचर्स भी होने चाहिए। अगर इन चारों में से कोई एक भी फीचर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगी। अब हम बारी बारी से इन्हीं फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वो फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर हमको सबसे पहला फीचर जो डिस्कस करना है वो यही है कि जो कोई भी मेजर डिसीजन होगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वो कौन लेगा, इलेक्टेड लीडर लेगा। अब इसको हमारी एनसीईआरटी ने थोड़ा एक्सपैंड करके एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है, वो एग्जाम्पल समझना जरूरी है तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की बात हुई है जो कि हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, और यहाँ पर बताया गया है कि एक परवेज मुशर्रफ नामक एक जनरल था जो मिलिट्री जनरल था, मतलब वो मिलिट्री का मेंबर था। यहाँ पर आपको नाम याद करते हुए चलना है, मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ नाम का एक मिलिट्री जनरल था। इसने क्या किया, अक्टूबर 1919 में 99 में अक्टूबर 1999 में इसने क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी उसको थ्रो अवे कर दिया, उसको कंट्री से हटा दिया, उसको उसके पोजीशन से हटा दिया। वहां पे पहले डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उसको वहां से हटा दिया और खुद अपने आप को क्या बता दिया, चीफ अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बता दिया। उसके बाद वो खुद का रूल वहां पर लगा दिया पूरी कंट्री में कि वो मिलिट्री जनरल है। इसे आप कहते हैं डिक्टेटर। जो कोई जबरदस्ती किसी गवर्नमेंट पे आकर के अपना बोलता है कि मैं यहाँ का डिक्टेटर, मतलब मैं यहाँ पर रूल करूंगा, जबरदस्ती करता है, कोई मिलिट्री हो या फिर कुछ और हो, तो उसे बोलते हैं डिक्टेटर। तो यहाँ पर मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में क्या किया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को थ्री अवे कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अपना रूल ला दिया और उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बता दिया कि मैं इस पूरे कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और मैं ही इस पूरे कंट्री को कंट्रोल करूंगा। उसने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। यहाँ पर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं दिख ही नहीं रही है। उसके बाद क्या हुआ, इसने कुछ दिनों में अपना ये पोजीशन चेंज करके 2002 में 1999 से 2002 में उसने बोल दिया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, मैं पूरी कंट्री का प्रेसिडेंट हूँ। अपने आप को उसने प्रेसिडेंट बता दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट बताने के बाद उसने एक रेफरेंडम कराया जिसने उसके 5 साल तक उसने रेफरेंडम कराया और दिखाया कि लोगों ने मुझको 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, मुझे लोगों ने चुना है। लेकिन वास्तव में जब वहां पर पाकिस्तान की मीडिया वालों ने इन लोगों ने क्या किया, इंक्वायरी की, तो उनको पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये माल प्रैक्टिसेस हुए हैं, यहाँ पर धोखेबाजी से इसने ऐसा दिखाया है कि हम लोग इसको चूज किए हैं, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वहां पर परवेज मुशर्रफ ने ऐसे माल प्रैक्टिसेस कर करके वहां पर अपना गवर्नमेंट बनवाया। उसके बाद जो डिसीजन लेना होता था सब वही लेता था। अगर इस कंडीशन में हम देखें तो क्या हो रहा है, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको लोगों ने इलेक्ट किया था, लेकिन डिसीजन कोई दूसरा ले रहा है। इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की जरूरत थी, उसके पास पावर होना चाहिए था, लेकिन अगर डिसीजन कोई दूसरा ले रहा है, उसके पास पावर है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो हमारी एनसीईआरटी में बताना चाहती है कि ऐसी कंट्री जिसमें जो इलेक्टेड लीडर है अगर वो अगर अपने आप को डेमोक्रेटिक बताना चाहता है, अपने आप को डेमोक्रेटिक बताना चाहता है, तो मेजर डिसीजन इलेक्टेड लीडर को ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री
The power of decision making must rest in the hand of those rest in hand of those elected by सिटीजन, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री उस टाइम पर था। और यहाँ पर अभी देखिए तो हमको मीनिंग डायरेक्टली बताया जा रहा है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी होगा जब वहां पर जो पावर डिसीजन मेकिंग का पावर होगा, मतलब कोई भी डिसीजन लेने का पावर होगा वो उसी व्यक्ति के हाथ में होगा जो कि क्या होगा, सिटीजन के द्वारा इलेक्टेड होगा। बस इसी के साथ हमारा पहला फीचर फिनिश हो चुका है। अब हमको पढ़ना है सेकंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पर जो हमारा सेकंड फीचर है वो ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फ्री और फेयर होने चाहिए। बस इलेक्शन होना ही जरूरी नहीं है, जो इलेक्शन होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। दो चीज यहाँ पर मेंशन है, पहला फ्री, दूसरा फेयर, अच्छे ढंग से होना चाहिए इलेक्शन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इलेक्शन होने का भी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमको दो एग्जाम्पल दिए हैं और इन दो एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे कोई भी इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं और इस माल प्रैक्टिसेस से जो कंट्री है वो नॉन डेमोक्रेटिक हो सकती है। तो यहाँ पर हमको पहला दिया है चाइना का एग्जाम्पल। चाइना के एग्जाम्पल में हमको दिया है एक पार्टी का नाम जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, चाइना में थोड़ी इलेक्शन जब होने लगती है चाइना में तो यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, जिनको इलेक्शन लड़ना होता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, उनको कम्युनिस्ट नामक एक पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से उन्हें क्या करना होता है, परमिशन लेना होता है। जिस कैंडिडेट को परमिशन मिल जाएगा वही इलेक्शन में आएगा और कोई भी पार्टी तभी उस कैंडिडेट को परमिशन देगी जब वो उसके फेवर में होगा, वो उसकी पार्टी का होगा। अगर कोई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से, मतलब कोई कैंडिडेट कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है या फिर उसके सबऑर्डिनेट पार्टी से बिलोंग करता है, उसके नीचे जो पार्टीज हैं जो उसका सपोर्ट करती हैं उससे बिलोंग करता है, तभी वो उस कैंडिडेट को क्या देता है, परमिशन देता है इलेक्शन में खड़े होने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। और जब वो कैंडिडेट जीत जाता है तो उसी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही पार्टी बार बार जीत रही है क्योंकि बस उसी के मेंबर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में और कोई पार्टीज यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए उनको परमिशन चाहिए और परमिशन कम्युनिस्ट पार्टी देगी ही नहीं। तो ये कंडीशन है चाइना की। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन तो हो रहा है, इलेक्शन पे इतना ढेर सारा पैसा तो खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, जो कि डेमोक्रेसी के फीचर के अपोजिट है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम की सरकार चल रही है। दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया है मेक्सिको का। मेक्सिको में सब कुछ ठीक ठाक है, वहां पर इलेक्शंस होते हैं हर 6 साल पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हर 6 साल पे इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वहां इलेक्शन में ही फ्रॉड हो रहा है। कैसे फ्रॉड हो रहा है ये जान लेते हैं। वहां पर एक पार्टी है जिसका नाम है PRI, जिसका फुल नेम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट फॉर्म तो PRI है, लेकिन फुल फॉर्म इसका थोड़ा अपोजिट है, IRP हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको बस अंडरस्टैंडिंग करना है कि वहां पर PRI नामक एक पार्टी है जिसका फुल नेम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। वो क्या करती है, वहां पर जब भी इलेक्शन कंडक्ट होने वाले होते हैं, वहां पर जब इलेक्शन होने वाला होता है तो वो लोग क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स वाले आदमी है जो ऐसे
पर्सन है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, जो स्कूल के प्रोफेसर्स वगैरह है, उनकी मीटिंग बैठाते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि वो मुझे ही केवल वोट करें और किसी पार्टी को वोट ना करें। यहाँ पर दूसरी अपोजिशन पार्टी भी है, वो हर साल इलेक्शन लड़ती है, हर 6 साल पे इलेक्शन लड़ती है, लेकिन कभी जीतती नहीं है, कभी भी नहीं जीतती है। यहाँ पर हमेशा इसी पार्टी की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है? बिकॉज ऑफ फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस। यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, लोगों को उनकी च्वाइस के अकॉर्डिंग वोटिंग करने का अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर राइट को यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है। लोगों को राइट टू वोट है, फ्रीडम है, तो उन्हें वोटिंग राइट है कि वो अपने इच्छा अनुसार वोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेक्सिको में जो PRI पार्टी है, जब भी इलेक्शन हेल्ड होने वाला होता है तो ये मस्ट है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी स्कूल टीचर है, वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें और मीटिंग में उनको प्रेशर दिया जाता है कि हाँ आप मुझे ही वोटिंग करिए, अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और ऐसे करके यहाँ पर मेक्सिको में एक ही पार्टी PRI हमेशा जीतती आ रही है। इसलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे लोगों के राइट को वायलेट किया जा रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि यहाँ से पोलिंग बूथ को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं और बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। ये दो एग्जाम्पल आपको ये समझाता है कि एक ऐसा कंट्री जिसमें इलेक्शंस हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, इलेक्शंस होने चाहिए लेकिन फ्री और फेयर भी होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो यहाँ पर आपको फिर से एक पॉइंट जान लेना है, वो ये है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री the election must be the election must be free and fair, free and fair. Those who is in government, who is in government have fair chance of losing, have fair chance of losing। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ऐसा कंट्री जो डेमोक्रेटिक है उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर दोनों होने चाहिए। उसके साथ साथ जो रूलिंग पार्टी है, अभी जो गवर्नमेंट में है पार्टी, जो अपना गवर्नमेंट बना के रखी है, सरकार बना के रखी है, उसके पास भी फेयर चांस होना चाहिए हारने का। मतलब जैसे कि इस बार आप लेट कर लीजिए कोई पर्सन है, इलेक्शन जीत गया, अगली बार जब इलेक्शन हो तो उसको भी डर होना चाहिए कि मैं हार सकता हूँ। तब वहां पर क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा। और ऐसा तभी होगा जब फ्री और फेयर इलेक्शन होगा। जब इलेक्शन फ्री और फेयर होगा ही नहीं तो कहाँ से इसको हारने का डर होगा, वो तो पहले से ही माल प्रैक्टिस कर चुका होगा। इसलिए डेमोक्रेसी के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ जो पावर में है, जो कैंडिडेट पावर में है, उसको हारने के चांसेस भी होने चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है कुछ साल तक वो चले, लोग उसको बार बार से चूज करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक एक सेंचुरी तक, ऐसा एक एक सेंचुरी तक तो वो जिएगा ही नहीं कायदे से। मतलब कुछ 50-50 साल तक लगातार रूल करता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई लीडर हमेशा गलती कर ही देता है जिससे लोग नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए और फेयर चांस ऑफ लूजिंग भी होना चाहिए कि हाँ हम भी हार सकते हैं। थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हमें ये बताता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं, एडल्ट सिटीजन मतलब बच्चों को छोड़ के जो एडल्ट सिटीजन हैं, उनके पास वोटिंग राइट होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के पास एक वोट होगा और हर एक वोट का एक सिंगल वैल्यू होगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में कि जो सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे एक कंट्री है सऊदी अरेबिया, जिसका नाम आपने सुना भी होगा। सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं थे, वोटिंग राइट
नहीं मिला हुआ था। अब ये 2015 के बाद उनको वोटिंग राइट वहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 2015 के पहले यहाँ पर वोटिंग राइट नहीं था, तो हम कह ही नहीं सकते कि वहाँ डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबके पास, जितने भी एडल्ट हैं उनके पास क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा इस्टोनिया का। इस्टोनिया भी एक कंट्री है, शायद आपने इसका नाम पहली बार सुना, इस्टोनिया। ये इस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें क्या हुआ होता है कि जो फ्रेंच की माइनॉरिटी पॉपुलेशन होती है, जैसे कि फ्रेंच से जो लोग या फिर रशिया के जो लोग वहां पर जाते हैं, रशिया की माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो वहां पर जाती है, फ्रेंच की नहीं, मैंने गलती से बोल दिया था, रशिया की पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी वहां पे जाती है उसको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं और बहुत रेयर कंडीशन में दिए जाते हैं। तो वहां पर रहने वाले किसी और कंट्री यानी रशिया के मेंबर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है। और तीसरा एग्जाम्पल दिया है हमें फिजी का। हमें तीसरा एग्जाम्पल दिया है फिजी का। फिजी में बताया गया है आपके एनसीईआरटी में कि जो फिजी के नेटिव पीपल हैं, जो नेटिव पीपल हैं वहाँ के, जो नेटिव पीपल हैं उनके वोट का वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जो इंडियन फिजी है, मतलब जो इंडिया से गए हुए वहां लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं इंडियन फिजी, इंडियन फिजी में क्या हो रहा है, इंडियन फिजी के वोट का जो वैल्यू है वो क्या है, कम है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले ही हेडिंग में लिखा है वन वोट वन वैल्यू। अगर एक वोट है तो उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, चाहे वो किसी बहुत अमीर घर का हो या फिर कोई बहुत ही गरीब ही क्यों ना हो। तो इससे हमें मैटर नहीं करता कि वो अमीर पर्सन का वोट है या फिर गरीब का, इक्वली सबके वोट का सिंगल वैल्यू होना चाहिए। लेकिन फिजी में आप देखेंगे तो जो वहाँ के नेटिव पीपल है, वहाँ के पहले से रहने वाले लोग हैं, उनके वोट का ज्यादा वैल्यू होता है। और जो इंडियन फिजी है, मतलब जो इंडिया से गए, जो लोग गए हैं फिजी में रहने के लिए, उनके वोट का कम वैल्यू होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक तभी कहेंगे जो वहाँ के एडल्ट सिटीजन के पास क्या होगा, वोटिंग राइट होगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट हमको याद कर लेना है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जितने भी पॉइंट्स मैं लास्ट में लिख रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, each adult individual must have voting right। आपको यहाँ पर ये एडल्ट वर्ड याद रखना है, क्योंकि जितने एडल्ट्स होते हैं उन्हीं को वोटिंग राइट मिलता है, बच्चों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चों को अभी समझ नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बेकार है, वो किसी को भी ऐसे आग बंद करके वोटिंग थोड़ी ना कर सकते हैं, फिर उस वोट का गलत मीनिंग निकलेगा, गलत सेंस निकलेगा। इसलिए बच्चों को वोटिंग राइट नहीं दी जाती है। 18 ईयर के प्लस जब हमारे इंडिया में लोग हो जाते हैं तो उनके पास वो सेंस बन जाता है कि वो बता सके कि कौन सा पर्सन अच्छा है कौन सा बेकार, वो चूज कर सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। इसलिए जो एडल्ट हो जाते हैं उनको क्या दिया जाता है, वोटिंग राइट दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड फीचर कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। जो फोर्थ फीचर है डेमोक्रेसी का, वो ये कहता है कि कोई भी रूलर अगर रूल कर रहा है एक कंट्री को, तो उसे नियम के अनुसार रूल करना होगा, वो नियम जो हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके बाद सेकेंड जो चीज होना चाहिए वो क्या है कि रेस्पेक्ट ऑफ राइट। जितने भी लोगों को राइट्स मिले हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, जो कुछ भी राइट्स मिले हैं, राइट टू वोट, इन सब राइट्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए, इन सब राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया है जिम्बाब्वे का, जो कि एक कंट्री है जहां पर व्हाइट लोग रूल क्या करते थे ब्लैक्स के ऊपर, और 1980 में इसे क्या मिल गई, आजादी। तो ये जो कहानी बताई जा रही है जिम्बाब्वे की, ये 1980 के पहले है। वहां पर एक पार्टी थी जिसका नाम था ZANU-PF। ये पार्टी है, इसके जो लीडर है उनका नाम क्या है, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जो लीडर है वो खुद को प्रेसिडेंट बनाते हैं, और जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं एक बार, तो वो बार बार ऐसे इलेक्शंस में
फ्रॉड करवाते हैं कि वो वही बार-बार जीतते हैं इलेक्शन, और वो जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो संविधान को कई बार अमेंड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंड करते हैं ताकि उनको और ज़्यादा पावर मिल पाए, और वो जो अपोजिशन पार्टी थी, उनके मीटिंग्स वगैरह को भी डिसरप्ट कर देते थे, उनकी मीटिंग नहीं होने देते थे, और वहाँ पर जो मीडिया थी उसको भी उन्होंने सेंसरशिप लगा के रखा था। मतलब मीडिया अपने मन से कुछ भी नहीं दिखा सकती थी, जो ये कहेंगे वही दिखाएगी। तो यहाँ पर ज़िम्बाब्वे में जो कंडीशन थी वो पूरी इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, और ये ना तो संविधान के अनुसार चल रहे थे और ना ही लोगों के राइट को रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो हमको यहाँ से पता चला कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, उनमें क्या होती है, जो रूलर होता है, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, उनके हिसाब से रूल करता है, और वो क्या करता है, लोगों के राइट को रिस्पेक्ट देता है, उसको वायलेट नहीं करता है। और इसी के साथ हमारा जो व्हाट इज डेमोक्रेटिक वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया है, बचा है हमारा सेकेंड पोर्शन जिसका नाम है वाई डेमोक्रेसी। अब हमको पढ़ना है सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो कि है वाई डेमोक्रेसी। इसमें हमको आर्ग्यूमेंट देख लेना है, और इसी आर्ग्यूमेंट से हमको पता चल जाएगा कि हाँ, कौन से ऐसे फीचर हैं जो हमको डेमोक्रेसी को अच्छा बनाते हैं, जिससे हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं, जिसमें पहले में डेमोक्रेसी की अच्छाई है, दूसरे में उसकी बुराई है। पहले अच्छाई की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद बुराई को देखेंगे। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में पहला बोला गया है, डेमोक्रेसी इज मोस्ट अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें लोगों की जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, जो नेता होता है, वो उनकी जरूरतों को जानता है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसको चूज किया है, उन्हीं लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, वोट दिया है, तो वो उन लोगों के बारे में जानता है, इसलिए वो उन लोगों की नीड को पूरा करने की कोशिश करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ये है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में किसी एक डिसीजन को लेने के लिए बहुत ढेर सारे डिबेट होते हैं, डिस्कशन होता है, फिर वो रूल पास किया जाता है। इसलिए जो डिस्कशन होता है, जो डिबेट होता है, उससे वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, वो डिसीजन काफी अच्छा हो जाता है, और उससे जनता को कोई भी तकलीफ नहीं होती है, वो उनकी अच्छाई के लिए होता है। थर्ड यहाँ पर बोला गया है, डेमोक्रेसी इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग लीडर को चूज करते हैं, तो उनके पास एक कह सकते हैं, उनके पास एक आधार होता है कि वो कभी भी कह सकते हैं कि मैंने तुमको चूज किया है, अगर तुम मेरी भलाई के लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुमको क्या करूंगा, अगली बार वोट नहीं दूंगा। तो इससे क्या हो सकता है कि लोगों का गौरव, सम्मान जो है वो बढ़ा रहता है। लेकिन मोनार्की अगर है और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्या आप राजा से जाके कहेंगे कि हाँ मैंने तुमको चूज किया? पहली बार तो चूज ही नहीं किया है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, मोनार्कियल फॉर्म में ऐसा ही होता है। तो उसको कोई टेंशन नहीं है कि जनता क्या करेगी, जनता क्या सोचेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट है, इट अलाउज करेक्शन इन ओन आइडियाज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर कोई गलती हो भी गई, लोग उसका विरोध करेंगे, मीडिया के माध्यम से वो विरोध गवर्नमेंट के पास भी पहुंचेगी, और जब गवर्नमेंट उसे सुनेगी तो वो क्या करेगी, उसमें चेंजेस करेगी, उसमें करेक्शन करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती है, अगली बार वो हार सकती है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। और वहीं इस प्रकार इधर हमारे कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि बेकार बताती हैं, डेमोक्रेसी को बुरा दिखाती हैं। पहला पॉइंट है, इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में बार बार लीडर चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पर इनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है। और यहाँ पर सेकंड क्या है, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। यहाँ पर लोग इलेक्शन को जीतने के लिए बार बार बस कंपटीशन करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपटीशन के चक्कर में वो लोग फ्रॉड यूज कर लेते हैं, फ्रॉड टेक्निक यूज कर लेते हैं, जैसे कि लोगों को शराब बांटना, पैसे बांटना, ये सब टेक्निक्स इंडिया में भी कभी कभी यूज की जाती है कहीं कहीं पर। तो ऐसा कुछ नहीं है। लीड्स टू डिले। जो डेमोक्रेसी है, इससे प्रोसेस कोई भी होता है तो उसे कई जगह से पास करना होता है, कई जगह से वहां पर साइन करवाना होता है, इसकी वजह से बहुत लेट होता है। लेकिन अगर देखा जाए, लेट होता तो है लेकिन डिसीजन अच्छा बन करके आता है। तो यहाँ पर बोला गया है फोर्थ पॉइंट में, पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। सारी जनता नहीं जानती है कि उनके लिए क्या अच्छा होता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं कि क्या अच्छा है, कौन सी सरकार उनके लिए अच्छी है, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो किसी को भी वोट दे आते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि कौन सी सरकार उनके लिए अच्छा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इट लीड्स टू करप्शन। अब जो सरकार बनी है वो जानती है कि मैं इस साल सरकार बनाया हूँ, अगली बार कोई चांसेस नहीं है, या फिर
ज़रूरी नहीं है कि मैं ही बनूँ, कोई दूसरा भी बन सकता है। इसलिए वो क्या करता है, उस साल जब सरकार बनाया होता है तो वो करप्शन करना शुरू करता है ताकि मैं ढेर सारा पैसा कमा लूँ, ताकि अगर मेरी सरकार आगे नहीं भी बनती है फिर भी मेरे पास पर्याप्त पैसा हो। तो ये प्रॉब्लम्स थे, ये आर्ग्यूमेंट्स थे जो डेमोक्रेसी के फेवर में थे और क्या थे, डेमोक्रेसी के अपोजिट में थे। इनसे हमें ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये जनता की नीड्स को पहचानती है और उसको पूरा करने की कोशिश करती है। इसलिए हमारी भी कंट्री में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही इंस्टॉल किया गया है और किसी गवर्नमेंट को नहीं चूज किया गया है। और आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा एंड आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेड मिस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।